आज हम लोग डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो आपको पढ़ना है, आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है, वो फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। कल हमने बताया था कि डिफ्रैक्शन मतलब क्या है। तो लाइट जब किसी शार्प एज से, किसी किनारे से बेंड कर जाता है तो इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस बात से साबित होता है कि लाइट सीधी रेखा में नहीं चलता है, किसी किनारे के अबाउट बेंड कर जाता है। और ये पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। यानी हाइजन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर जाकर प्रभावी हो जाता है। हाइजन के मंत्र को यहाँ से बल मिलता है। ये मैंने कल बताया था। कल चूंकि मैं कम देर क्लास ले पाया था, आज मैं आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर क्लास में बताने जा रहा हूँ। फ्रॉनहोफर क्लास में मैंने लिखा था, कल याद करिएगा, कि अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो उसको फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अभी देखिएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड तो इतना ही बड़ा है और आप इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे? बनाएंगे ना। तो शुरू करते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये हम अभी फ्रॉनहोफर क्लास देखने जा रहे हैं। तो मैं ब्रैकेट में उसको लिख देना चाहूंगा, फ्रॉनहोफर के साथ ऑफर क्लास। ये फ्रॉनहोफर क्लास के बातें हो रही है। हम एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाएंगे। ये कोई सोर्स है, आपको पता है कि हम हमेशा सोर्स कैसा लेते हैं? मोनोक्रोमेटिक। हम सोर्स हमेशा कैसा लेते हैं? वजह बाकी वेवलेंथ का चक्कर नहीं हो। मोनोक्रोमैटिक। ये सोर्स हमारा, यहां पर एक हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसके फोकस पर रखते हैं। इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पर ये सोर्स है। जब फोकस पर होगा, स्वाभाविक है यहां से रे चलेगा, वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और जब रे पैरेलल आता है तो हम सोर्स को कहां मानते हैं? इन्फिनिटी पर सोर्स हो गया ना, हो गया ना। आप सोच रहे थे कैसे होगा? ऐसे ही होगा। एक्चुअली इसके थोड़ा सा करीब है। ये हमारा स्लिट है, छेद है, स्लिट। और स्लिट का डायमीटर d है। मैं इसे ब्लू कलर से लिख देता हूं। हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना? इसे मैं d लिख देता हूं, स्मॉल d है। अब यहां से दूर कहीं एक स्क्रीन लेता हूं। मुझे लगता है कि थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये हमारा स्क्रीन है। और देखिए ये कोई पॉइंट O मान लीजिए है। यहां से तो वेव मुड़ गया होगा, आ जाइए। यहां से तो वेव ऐसे किनारे से मुड़ा होगा ना, किनारे से कहीं मुड़ा होगा। मैं ज्यादा दिखाना नहीं चाहता हूं, कचरा हो जाएगा। वेव मुड़ गया होगा और इसे हमें, इसको O डैश कहते हैं, इसे हमें दिखाना है। ये पैरेलल रे है तो इनफिनाइट दूरी पर ये है, लेकिन इनफिनाइट दूरी पर हम कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? इसलिए हम इसे यहाँ पर एक इस स्लिट के बहुत करीब में एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, जो इस सारे रे को फोकस्ड करवाएगा, किसी एक जगह पर इकट्ठा करवाएगा। और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए इसके बहुत पास है, अब दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा इस तरह से दिखाना पड़ेगा। देखिए लेंस से बहुत करीब में है इसके।
और इसके जरिए हमारा जो रे है वो सब फोकस्ड हो रहा है किसी भी पॉइंट पर। अगर ये मान लीजिए मिडिल से जा रहा है तो सीधा चला जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चला जाता है। किसी बिंदु पर फोकस्ड हो रहा है, कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, ये इसके बहुत करीब है और चूंकि फोकस्ड हो रहा है तो निश्चित तौर जब ये इसके बहुत करीब होगा तो ये फोकल लेंथ के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, ये तो बहुत करीब है, लेकिन चूंकि जो डायग्राम बना रहा है दिखा रहा है उसमें इस तरह से मुझे दिखाना पड़ रहा है। एक प्लेन वेव फ्रंट चल रहा है, ये हमारा इसका डायग्राम है। अब हम कुछ बात मुंह से बोलकर आपको लिखाएंगे, जिसको आप लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट चला, प्लेन वेव फ्रंट चला तो ना रे पैरेलल है, एक प्लेन वेव फ्रंट चला जो कि इस कॉन्वेक्स लेंस के सहारे किसी पॉइंट पी पर फोकस्ड हो रहा है। अब इसी चीज को, इस गैप को हम यहां बगल में दिखाते हैं। थोड़ा सा मोबाइल बंद रखिएगा आप लोग, यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये ओ पॉइंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। और आप जानते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल से कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। ओ से चलने वाला वेव पॉइंट पी पर पहुंच रहा है। मान लीजिए कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो हम बोलेंगे ना कि यहां पर जो पार्टिकल पी होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ओमेगा टी। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जनरली ऐसा माना जाता है कि जहां कुछ नहीं है वहां ईथर नाम का पार्टिकल प्रेजेंट है। ऐसा उस समय में मान्यता था। किस समय में? जब हाइजन अपना प्रिंसिपल दिया था, क्योंकि उस समय में मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय में लोग ये समझते थे कि वेव है या चल रहा है, तुम जब वेव कह रहे हो तो माध्यम का वेव चलेगा ही नहीं, यानी कोई ना कोई मीडियम है, ऐसी मान्यता थी, कोई ना कोई मीडियम है। और उस मीडियम के लिए उन लोगों ने कल्पना किया कि जहां कुछ नहीं नजर आता है वहां ईथर नामक पार्टिकल है जो मासलेस है, नॉन विस्कस है, यानी एक दूसरे में फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है हर जगह। और उस पार्टिकल को खोजने के लिए कई वर्षों तक एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन और मोर्ले दो वैज्ञानिक था जो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था नामक पार्टिकल जैसे चीजों को खोजने के लिए। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, कई वर्षों तक एक्सपेरिमेंट हुआ और जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो वर्तमान समय में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अभी हम लोग फ्रॉनहोफर के समय की बात कर रहे हैं, तो उनके मान्यता के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहां पर का जो वेव है वो डिस्प्लेसमेंट होता, मतलब जब पार्टिकल वेव पहुंचता है तो पार्टिकल वहां का हिलता है, डिस्प्लेस होता है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए इसको जाई से दिखाता है, जाई इसको बोलते हैं, तो वो समानुपाती होगा साइन ओमेगा टी। लेकिन अब हम इसी वेव फ्रंट पर ओ के बजाय एक दूसरा पॉइंट मान लीजिए हम बी मान लेते हैं। तो यहां से एक वेव ये चल रहा है हमारा, ये देख रहे हैं आप। एक दूसरा वेव हम कहीं और, चूंकि ऐसा तो नहीं कि यही तीनों गो रेव होगा, उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज होंगे, जिसमें एक दूसरा हम दिखा रहे हैं जो बी से चल रहा है। तो ओ से पहुंचने वाले वेव और बी से चलने वाले, ये वेव फ्रंट है हमारा। ये क्या है? ये हमारा वेव फ्रंट है, वेव प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन। तो बी से चलने वाले वेव के चलते जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सबसे पहले गौर से देखिए बी से जो चल रहा है वेव, उसके और ओ से चलने वाले वेव में कितना का पाथ डिफरेंस है। रास्ता में सब निकालते हैं ना, x1 - x2 पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या है? यहां सब एग्जाम डाल देते हैं, इस जगह का नाम सी दे देते हैं, सी। ध्यान दीजिएगा, ये अगर थीटा हो, ये अगर थीटा हो, देख रहे हैं आप लोग, तो ये एंगल कितना होगा सोच बताइए? थीटा 90 से इधर होगा, देखा होगा थीटा। जगह नहीं इसलिए मैं से भी कहा लिखा थीटा, पता नहीं दिखेगा अभी कि नहीं, छोटा सा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था।
अब देखिए इंटरएंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब ओ सी अब बटा कारण क्या होगा ओ, इसीलिए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। मान लीजिए कि बी की दूरी ओ से एक्स है, बी की दूरी ओ से एक्स है, यानी यहां से यहां की जो दूरी है वो एक्स है। तो ये क्या हो गया उसी बराबर एक्स, यानी जो वेव ओ से चल रहा है उसके लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, यानी कि समानुपाती है, डिस्प्लेसमेंट समानुपाती है साइन ओमेगा टी के। तो जो बी से चल रहा होगा वेव उसके लिए तो पार्ट डिफरेंस हो गया एक्स साइन थीटा, तो उसके लिए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ई बराबर प्रोपोर्शनल तो क्या होगा साइन ओमेगा टी माइनस ये तो पार्ट डिफरेंस है ना, तो फेज डिफरेंस बनाएंगे तो उसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 माइनस x2 पार्ट डिफरेंस है, के x1 माइनस x2 फेज डिफरेंस है, तो क्या होगा के x1 माइनस x2 होता है ना, यहाँ पर x1 माइनस क्या है x साइन थीटा, समझ रहे हैं, यानी अगर ई को हटा दे एक एम्पलीट्यूड लगा देते हैं हम लोग ई नो साइन ओमेगा टी माइनस के। अभी फिलहाल मैं ऐसा लिख दिया हूं, हम एक परफॉर्मेंस में आ रहा है, ये सब बदल जाएगा थोड़ा सा, एम्पलीट्यूड में हम ई नोट को जहाँ कुछ एम्पलीट्यूड ए लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, मान लीजिए एम्पलीट्यूड ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि ओ से चलने वाले वेव पे चलते पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है साइन ओमेगा टी, लेकिन वहीं पर यहां से एक्स दूरी पर स्थित जो वेव है उसके चलते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, ई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन, जो कि पाथ डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस वो क्या है एक्स साइन, और पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस से कन्वर्ट कर दिए नहीं, तो एक्स दूरी पर स्थित वेव के चलते ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, तो dx दूरी और के चलते dx दूरी में जितना भी वेव यहां से x से ऊपर dx दूरी में जितना भी वेव होगा उसके चलते कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको dx से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे स्लिट में यहां से यहां तक में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सभी वेव पे चलते, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा उसी पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, और उसी से हमको सारा केस मिलेगा। एक मोटा मोटी आइडिया मिला पहले, ठीक है। आप इसे फिगर बनाइए, तेजी बनाइएगा क्योंकि आज की क्लास में फिनिश कर लेना। अभी हम एक मोटा मोटी आइडिया दिए कि क्या होने वाला है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस है जिसे हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखे हैं, और हम जानते हैं कि जब फोकस पर रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है, अर्थात रेज पैरेलल होते हैं और रेज के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है, यानी प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट होता है। तो प्लेन वेव फ्रंट हमारे कार्डबोर्ड में स्लिट ए डैश है जिसकी चौड़ाई डी है, आप देख रहे हैं, उस पर इंसिडेंट होता है। और हम जानते हैं हाइजेन प्रिंसिपल से कि किसी भी प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो निश्चित तौर पर इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। हम कंसीडर करते हैं कि कोई वेव जो ओ से प्रोपोगेट हो रहा है, हम ए डैश के नजदीक एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं जिसका फोकल लेंथ एफ है, जिसके सहारे हम प्रकाश को, लाइट को, यानी वेव को हम किसी पॉइंट पी पर फोकस्ड करवा रहे हैं स्क्रीन पर। प्लेन वेव फ्रंट के पॉइंट ओ से चलने वाला वेव के चलते पॉइंट पी पर स्थित पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ई, यहां डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, इसको हालांकि जाई बोलते हैं, यहां पर आप लोग सिंपल ई बोलिए ताकि लिखने में ठीक रहेगा। ई प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी, हम चाहे तो इसको हटा दें, प्रोपोर्शनल होते ई बराबर ए साइन ओमेगा टी, जहां एम्पलीट्यूड है। अब हम उसी प्लेन वेव फ्रंट जिसे मैं यहां दिखा रहा हूं, उसी प्लेन वेव फ्रंट, ये जो ए डैश स्लिट है, ये प्लेन वेव फ्रंट के पॉइंट ओ से एक्स दूरी ऊपर स्थित कोई पॉइंट बी से चलने वाले एक दूसरे वेव की कल्पना करते हैं, एक दूसरे, और वो वेव जब चलेगा तो उस वेव और ओ से चलने वाले वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ओसी होगा, और ओसी पाथ डिफरेंस का कितना वैल्यू होगा एक्स साइन थीटा, अर्थात
बी से चलने वाले वेव पे चलती, पॉइंट पी पर स्थित पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ई प्रोपोर्शनल होगा साइन ओमेगा टी माइनस ये एक्स साइन का पार्ट डिफरेंस था, उसको फेज डिफरेंस में बदलने के लिए के से मल्टीप्लाई करते हैं, आप वो जानते हैं। ये हमारा पार्टिकल का पी पर स्थित पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हुआ जो किस वेव के चलते हैं, बी पर स्थित वेव के चलते हैं। अब हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जो बी से ऊपर dx दूरी छोटा एलिमेंट dx है, और इस dx से चलने वाले वेव, यानी इस dx दूरी में जितने वेव चल रहे हैं, dx से चलने वाले वेव के चलते पार्टिकल का p पर स्थित पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, तो इसको हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा। इसीलिए इस पूरे स्लिट से निकलने वाला वेव फ्रंट स्लिट से निकलने वाले वेव यानी ए से ए डैश तक से चलने वाले वेव के चलते कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अभी फिलहाल हम इतनी बातें लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। A plane wavefront incident on the slit AA dash, slit A dash, whose width is D. From Huygens principle, we know that each point of a wavefront behaves like a secondary source. Each point of a wavefront behaves like a secondary source. हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। Consider a point O, consider a wave propagating from point O which is focused at P with the help of a convex lens of focal length f. Consider a wave propagating from point O which is focused at P with the help of a convex lens of focal length f. आप देख सकते हैं, और ये जो लेंस है वो इस स्लिट के बहुत पास में है। आप इसे दूर मत समझिए, फिगर बनाने के लिए दिखाने के लिए हमने इसे दूर दिखाया है, रियली में ये इसके बहुत पास है। और जब ये इसके बहुत पास है और इसका फोकल लेंथ f है और पैरेलल रेस पर इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब इस कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का दूरी समझ रहे हैं। अब यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू वेव प्रोपेगेटिंग फ्रॉम O, displacement of particle situated at P due to the wave propagating या originating due to the wave traveling from O H E इक्वल टू प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, E इक्वल टू A साइन ओमेगा, ठीक है। स्मॉल ए लिखने का थोड़ा आदत है मेरा, इसलिए स्मॉल ए लिख देते हैं, A साइन ओमेगा। फिर ए क्या है, एम्पलीट्यूड। अब इस
इसी प्लेन वेव फ्रंट ए डैश पर एक दूसरा पॉइंट बी लेते हैं जो ओ से एक्स ऊपर है. नाउ कंसीडर अनदर पॉइंट बी at distance x above O on wavefront, ठीक है. The path difference for the wave traveling from B and O is OC, which is equal to OC equal to x sin theta. Path difference between wave traveling from O and D is OC, which is equal to x sin theta. OC बैठ भी जैसे समझ में आया ना, कैसे ठीक था, कैसे समझ में आया. OC इक्वल टू एक्स sin theta. चलिए ठीक है. अब हम इससे आगे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो हम चाहेंगे कि आप इसको झट से लिख लीजिए. ठीक है. समझ में अच्छी तरह है ना. शांत हो जाएं, शांति मेंटेन है. देखिए मैंने यहां कहा कि नाउ कंसीडर अनदर पॉइंट बी, एक दूसरा पॉइंट बी पर विचार करिए एट डिस्टेंस एक्स दूरी पर, एक्स लिखा हुआ ब्लू कलर से, एवं ओ से ऊपर, ऑन वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट हमारा ए डैश है इस पर वेव फ्रंट. पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम ओ एंड बी इज ओसी. ओ और बी से चलने वाले वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस वो कितना है, ओसी है. और ओसी का मान हमने यहाँ इस ट्रायंगल में ओ बी सी में निकाल कर दिखाया आपको एक्स sin. ओके. तो बी से चलने वाले वेव के चलते पी पर स्थित पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा वो देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at P due to wave traveling, थोड़ा नहीं दिखता है, due to wave traveling from B is, ध्यान दीजिएगा, जाए इक्वल टू A साइन ओमेगा टी. तो पहले था वो चलने वाले चलते, लेकिन अब पार्ट डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो पार्ट डिफरेंस को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के एक्स साइन. अब हम विचार करते हैं इस बी से ऊपर यानी एक्स से ऊपर dx दूरी में स्थित जितने भी वेव होंगे उसके चलते पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. नाउ displacement of particle at P due to wave traveling from dx element above x क्या होगा, E बराबर A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा इंटू. अब हर बार सोच रहे हो कि आप यही लिख रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, दिखाने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं इतना होगा. इसलिए इस स्लिट से ए डैश से, यानी इस स्लिट जो ए डैश है इसमें जो वेव फ्रंट ए डैश है उसके हर एक पॉइंट चलने वाले वेव के चलते डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ
particle due to all the waves traveling from the slit A dash is equal to A sin omega t minus kx sin theta into dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि पूरा d है और इसको आपने ओरिजिन एक तरह से मान लिया है वो, तो नीचे माइनस डी बाई टू से ऊपर प्लस डी बाई टू, माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। देखिए चूंकि x के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, x से गुना में जो भी है वो डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है और x से गुना में k sin थीटा माइनस लगा माइनस k sin थीटा, और साइन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, एक और माइनस आ जाएगा, क्या माइनस लिख देता हूं एक और, इसकी वजह से कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा, और कहां से कहां तक प्लस डिवाइड, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी इक्वल टू ए बाई के साइन थीटा, और ये मान अगर डाल दिया जाए डी बाई टू वाला तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के डी बाई टू साइन थीटा, और फिर माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस के डी बाई टू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, गौर से आप देखिएगा, शायद आप समझ गए होंगे कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक ही बार में लिख देता हूं, क्योंकि अब इतना तो ट्रेंड हो ही गए होंगे, आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें जो सेकंड टर्म प्लस वाला होगा, एस का सेकंड टर्म जो माइनस वाला होगा, माइनस प्लस वाला, दोनों का सेकंड टर्म बच जाएगा, दोनों का फर्स्ट टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका सेकंड टर्म प्लस वाला, इसका सेकंड टर्म माइनस वाला है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, प्लस ना हो गया, बात समझ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी cos ओमेगा टी इंटू कॉस के डी बाई टू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इक्वल टू ए बाई ए साइन थीटा, ये हो जाएगा टू टाइम्स, जुड़ जाएगा ना, टू टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू साइन के डी बाई टू साइन। मुझे थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा, अभी ये अव्यवस्थित है, आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। क्या सचमुच भारी लग रहा है? ये हमारा आखिरी लाइन था। अब देखिए हम इस ए से ए डैश पूरे स्लिट से जो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट चल रहा है, उसके चलते पार्टिकल पी पर स्थित पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, उसका हमने एक इक्वेशन तैयार कर लिया है। इसे थोड़ा सा अरेंज करके ऊपर में लिखते हैं, तो थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, ए टू ए बाई के साइन थीटा और साइन के डी बाई टू दिखाई दे रहा है ना, साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, हम पुट कर दीजिए, पुट के डी बाई टू साइन थीटा के बदले में अल्फा लिखते हैं, इसीलिए नीचे में के साइन थीटा है, के साइन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, के साइन थीटा क्या लिखेंगे, टू अल्फा बाय डी। देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पी क्या होगा इक्वल टू, क्या ये शॉर्ट हो गया, क्या हो जाएगा देखिए 2a और ये k साइन थीटा वाले लिखेंगे हम 2 अल्फा बाई डी और साइन अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी। आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, अल्फा डी ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर देखिए गौर से, इतना जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, पता ना, E बराबर a sin ओमेगा टी, दिस इज एम्पलीट्यूड। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल बराबर हो गया a d बाई अल्फा साइन अल्फा। तो थोड़ा सा अच्छे से और लिखें, आप सोचेंगे इतना अच्छा से कहे लिख रहे हैं, कुछ तो बात होगा। ए डी साइन अल्फा बटा, देख रहे कैसे लिख रहे हैं, यानी एम्पलीट्यूड, इसको मिटा लेते हैं, एम्पलीट्यूड यानी किसके प्रोपोर्शनल है, ये ए और डी तो कांस्टेंट है, वेव का एम्पलीट्यूड ये ए वाला, और ये जो डी दूरी था, ये डी, ये जो ए से ए डैश की दूरी, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। ये अल्फा बदलने वाला है, अल्फा क्या है देखिए, मैंने माना है यहां पर के टी बाई 2 साइन थीटा, तो थीटा चूंकि अलग अलग हो सकता है इसलिए इसका मान बदलने वाला है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल हो गया साइन अल्फा बटा अल्फा के, और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसीलिए इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा बटा अल्फा के स्क्वायर होगा। आई मतलब इंटेंसिटी लिख देता अगले, देयरफॉर इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा बटा अल्फा के स्क्वायर। अब देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। मैक्सिमम पढ़े ना बायोलॉजी वाले बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप अगर शुरू से हमसे 11th से पढ़े होंगे तब मैक्सिमम हम सिखाते हैं बच्चों को, और नहीं भी जानते तो मान लीजिए कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ आई, आई मतलब इंटेंसिटी, डी साइन स्क्वायर अल्फा बटा अल्फा स्क्वायर, इसको हम अल्फा के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए 0। देख रहे हैं, अब हमारे पास जगह नहीं है तो आप इतना उतार लीजिए, मैंने कहा कि थोड़ा मैथमेटिकल है। अच्छा एक बात यहां चर्चा करना चाहेंगे हम, ये इंटेंसिटी कहां पर की बात कर रहे हैं हम, पी पर का। चलिए एक साथ अच्छा लगता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पी लिख देते हैं, अच्छा रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन जितना क्लियर है उतना अच्छा रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पी आई बराबर आई प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब हमने देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ आई यानी इंटेंसिटी के लिए इतना इस चीज का डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, ये तो यू आई वी के फॉर्म में, यू आई वी का फॉर्म होता है, क्या करते हैं नीचे वाला को रोक के रखते हैं, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर ऊपर वाला को रोक के रखते हैं, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करते हैं, यही करते हैं ना। अब बट्टा में सबको पता है। चलिए तो अल्फा स्क्वायर रोक के रखते हैं, डी साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा डी अल्फा, अब माइनस ऊपर वाला रोक के रखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा स्क्वायर बाई डी अल्फा, अब
पूरे के बट्टा में अल्फा 4 हो जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत? या अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर का डिफरेंस तो पावर पीछे अब पावर से घट जाएगा, क्या बचेगा? साइन अल्फा। और अब अभी तो केवल पावर का डिफरेंस हुआ है, साइन क्या होगा? cos अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो रहेगा ही, और क्या होगा? 2 अल्फा होगा। और ये तो इधर इंटू 0 कर देंगे, हो जाएगा। यानी दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, एक अल्फा कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और 2 कॉमन लेके अल्फा को एक साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? एक अल्फा लिखा है, अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। यहां से याद आया अल्फा इक्वल टू 0, साइन अल्फा इक्वल टू 0। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो उधर ले जाइए, क्या होगा? टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा। ये 3 कंडीशंस आए, देख रहे हैं? तो अल्फा इसको बिठा देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 0 जो है, अल्फा इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा इक्वल टू 0 करने से भी आ जाएगा। यानी अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो इसमें ऑलरेडी ये छुपा हुआ है। तो यहां पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये कोई भी व्यक्ति ये मत सोचना कि सर ने अल्फा इक्वल टू 0 को रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी ये चीज आने वाला है। इसीलिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 0 कब होता है बताइए? 0 2 पाई, साइन पाई भी तो होता है ना, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। तो इस अल्फा के मान के लिए इसमें ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमने इसके बारे में विचार नहीं किया। तो इस वैल्यू होने पर, ऐसा वैल्यू होने पर हमारा ये टर्म 0 होगा। लेकिन इस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये हमें पता नहीं चला। हम अभी सिर्फ इसके सोल्यूशन पर विचार कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन तो हम बाद में देखेंगे, और अच्छे को इसको सॉल्व नहीं करने आएगा, ठीक है? तो पहले तो हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा इक्वल टू 0 विचार करते हैं। इसमें हम अभी बात कर रहे हैं अल्फा इक्वल टू 0, फिर अल्फा इक्वल टू पाई के ऊपर भी बात करेंगे। नाउ हमारा क्या था? साइन अल्फा बटा अल्फा का स्क्वायर था, ये था इंटरेस्ट है। तो साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर का वैल्यू जब हम अल्फा का मान 0 लेंगे तो क्या होगा? लिमिट अल्फा टेंस टू 0, साइन अल्फा बटा अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताओ, लिमिट पढ़ा होगा मैथ्स में, 1 होगा। और 1 आ गया, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो गया? मैक्सिमम। इसका इंटेंसिटी क्या हो गया? मैक्सिमम। दैट इज इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। देख रहे हैं? तो हमें ये बात पता लगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम एट अल्फा इक्वल टू 0। और हम जब पाई या 2 पाई लेते हैं, नाउ लिमिट अल्फा टेंस टू पाई 2 पाई यानी n पाई, तो साइन n पाई बाई n पाई ये क्या हो जाएगा? 1 बोलिए, 1 होगा। ये 0 बाई 0 का फॉर्म में था, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, जो मान डालेंगे इसलिए क्या हो जाएगा? 0। अरे मैथ में हिलल छे। दैट इज इंटेंसिटी इज मिनिमम फॉर अल्फा इक्वल टू n पाई। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम इस दोनों पर डिस्कशन करेंगे कि मैक्सिमम अल्फा इक्वल टू 0 है, तो उस मैक्सिमम कहां पर आता है, कौन कौन जगह पर, मिनिमम कौन कौन जगह पर आता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मजा आ रहा है? मैंने शुरू में कहा थोड़ा मैथमेटिकल है, ज्यादा है नहीं, तो लिख लो। जो बात तुमको किताब में नहीं समझ में आता था कि क्या लिखा हुआ है, वो सब बात प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो अभी आपने यहां से 2 ही कंक्लूजन सीखे हैं, जिसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बात रहे। मुझे एक
एक तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है जब अल्फा का मान 0 ले रहा है, और दूसरा आपने निष्कर्ष ये निकाला कि इंटेंसिटी मिनिमम है जब अल्फा का मान n पाई ले रहा है। हम इसी दोनों बातों से हमारा आगे का फिलहाल खेल होने वाला है। शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मिटा देंगे। तो आपने देखा कि अल्फा का मान 0 लेने पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ताकि वो कौन सा जगह है जहां मैक्सिमम होगा वो जानते हैं। फॉर आई टू बी मैक्सिमम अल्फा इक्वल टू क्या है 0, देयरफॉर हमने कहा था अल्फा का था के डी साइन थीटा बाई 2, कहते हो तो क्या था के डी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हमारा अल्फा यानी 0 है, तो सही ना 0 है। इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है 0 है, यानी यहां से थीटा इक्वल टू क्या निकला 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। अब आप ये पाया उसको मत कंपेयर करिएगा, ये अल्फा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू है। यहां पर थीटा क्या है वो देखिए, और जब थीटा का मान हम 0 कर देंगे तो पी कहां आ जाएगा ओ डैश का। देखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन P is at O dash। इसका मतलब ये हुआ कि O पर जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी वहां मैक्सिमम है, चमकीला फ्रिंज बनेगा। देख रहे हैं, that is at O dash, at O dash bright fringe is formed. It is also called हमने बताया था सेंट्रल मैक्सिमम, called सेंट्रल। ठीक है, अब देखते हैं, हमने तो ये जान लिया कि यहां पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा पहला डार्क फ्रिंज कहां बनेगा। हम थोड़ा सा इस फिगर को मिटाना चाहेंगे, क्योंकि हमें अगला चीज दिखाने के लिए फिगर की फिर से एक नई फिगर कर सकता होगी। हम इसे मिटाते हैं, मिटा रहे हैं। अब हम यहां पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये स्लिट आपका ए से ए डैश तक था, और यहीं पर हमारे कॉन्वेक्स लेंस था जो मैंने थोड़ा सा घसा दिखाया था, और यहीं पर हमारा ये ओ था, और हमारा यहाँ स्क्रीन है, और इस पर हमारा ओ डैश है, और ओ डैश पर सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, और ये दूरी हमारा फोकल लेंथ के बराबर था, जो मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे और भी कुछ दिखाना है चित्र में। देख रहे हैं, ये था। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आप जान चुके हैं, ऊपर मैक्सिमम होगा। अगला मैक्सिमम पाई टू पाई सोन्स, ये सब जगह होगा जहां जहां ऐसा होगा थीटा के इस वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हम मिनिमम कहां होगा ये जानते हैं। इसके अगर ये मैक्सिमम है तो कहीं ना कहीं तो मिनिमम भी होगा। मिनिमम कहां है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान लीजिए मिनिमम यहां और यहां पता चल जाता है हमको, इस बीच में ये मैक्सिमम का चौड़ाई हो गया, विड्थ हो गया, तो डायमीटर निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। तो मिटा रहे हैं हम, इस पर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए, नाउ अल्फा इक्वल टू एन पाई लेते हैं हम। नहीं, हमको जान चुके कि एन पाई मिनिमम होता है। नाउ फॉर मिनिमम इंटेंसिटी अल्फा इक्वल टू क्या है एन पाई। इसीलिए अल्फा क्या था हमारा के डी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, के का मान क्या होता है 2 पाई बाई लेम्डा। वेव नंबर मैंने बताया है, आप लगता है भूल गए हैं।
साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई। इस 2 से 2 को फ्री कर देते हैं और इस पाई से पाई को लाइक ला देते हैं और साइन थीटा डी साइन थीटा बराबर दिस इज अ कंडीशन। आप बुक में ये लिखा हुआ देखे होंगे एससी वर्मा में, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो आप सोचते हो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैसे आ गया? ऐसे आता है ये बुक में सीधे डायरेक्ट लिखा रहेगा। बच्चा डिफ्रेक्शन पढ़ रहा है, सीधे लिख दिया, मास्टर आएगा देखो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। कहां से देखो कहां से? तो डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ डी क्या है आप समझ रहे हैं, थीटा क्या है भी समझ रहे हैं, लैम्डा क्या समझ रहे हैं। अब यहां से देखिए ये हमारा कंडीशन आया मिनिमम इंटेंसिटी के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब फॉर फर्स्ट मिनिमम पहला बार मिनिमम कहां होगा? जैसे मैंने कहा ना कि और जगह पर मैक्सिमम होगा, तो पहला मिनिमम कहां होगा? फर्स्ट मिनिमम एन इक्वल टू क्या होगा? 1। इसीलिए साइन थीटा डी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा या साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। यानी ये जो थीटा का वैल्यू होगा इसके लिए आपका पहला मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब यहां से शुरू करें हम, ये जो हमारा थीटा है ये जब साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी का वैल्यू होगा वहां पर क्या होगा? मिनिमम होगा। कुछ नाम दे दीजिए, पहले पी दिए थे ना, P1 डैश, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मिनिमम, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, ये दोनों है। इसका मतलब यहां से यहां तक हमारा क्या है? सेंट्रल जो फ्रिंज बन रहा है मैक्सिमम उसका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा? इस देखिए यहां से आगे मैं इधर लिख रहा हूं, देयरफॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बराबर हो गया P1 से P1 डैश, P1 टू P1 डैश, P1 टू P1 डैश लेके P1 डैश, P1 डैश हो जाएगा ना यहाँ। अब वो कितना होगा वो जानना है हमें, वो कितना होगा? हमें थीटा पता है, हमें ये दूरी फोकल लेंथ पता है, और वास्तव में P1 O के बहुत नजदीक होता है। ऐसा चित्र में दिख रहा है ना, रियली में तो बहुत बारीकी से इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा जरा गौर से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी है और साइन थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस होगा। साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी है, बट फ्रॉम फिगर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? O डैश P1 बट्टा फोकल लेंथ F होगा। इस दोनों को बराबर कर दिए, ये भी साइन थीटा इक्वल टू ये भी साइन थीटा इक्वल टू, देयरफॉर क्या होगा? लैम्डा बाई डी इक्वल टू O डैश P1 बट्टा F। यहां से O डैश P1 इक्वल टू क्या होगा? F लैम्डा बाई डी। ये निकला तो जितना ये होगा उतना तो ये भी होगा, दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों तो थीटा ही है ना। इसीलिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बराबर 2 टाइम्स, एक मिनट ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे, P1 डैश बराबर 2 टाइम्स O डैश P1 बराबर 2F लैम्डा बाई डी। ये हमारा हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव हो गया सर, 2F लैम्डा बाई डी। दिखाई दे रहा है कैमरा में? नो, तो इसको इधर कर देते हैं 2F लैम्डा बाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो आप बुक में ये लिखा हुआ देखते हैं 2F लैम्डा बाई डी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम 2F लैम्डा बाई डी। कहां से 2F लैम्डा बाई डी? देखिए यहां से देख रहे हैं ना, इसलिए बुक में समझ में नहीं आता है। तो क्या है वो वीरेंद्र मोहन सर जब पढ़ेलखिन ना तो 4 पन्ना में पढ़ेलखिन, किताब में तो एक के पेज में, फलना सर तो 4 लाइन में पढ़ा देलखिन। 4 लाइन में की पढ़ेलखिन? देखियो अंतर, लिखियो, लीजिए
ये तो गारंटी है कि आप ये चीज भूल जाएं, लेकिन ये क्लास नहीं भूल सकते हैं आप। देखिए, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी हमने एन पाई देखा था, और यहां सॉल्व करके पहला मिनिमम के लिए रुक जाएंगे, एन का मान 1 लिया था। इसी प्रकार यहां पहला मिनिमम निकला, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। सेकेंड मिनिमम अगर आपको निकालना हो, एन का मान 2 लेंगे, तो 2 लैम्डा बाई टी होगा। वो कहीं पर और होगा, कहीं और होगा सेकेंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, ये तो निकल गया। और पहला पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम भी आप देख लिए थे यहां पर, तो सेंट्रल मैक्सिमम देख लिए थे। अब अगला मैक्सिमम कहां होगा वो भी तो जाना जरूरी है। अगला मैक्सिमम कहां होगा, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा था कहीं पर, इसे पहले बिटा दिए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। यानी सेकेंडरी मैक्सिमम, इसको बोलेंगे ऐसे हम सेकेंडरी मैक्सिमम। ये हम इधर से मिटाएं, सेकेंडरी मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, पहला मैक्सिमम के लिए तो आप उसमें मान दो साइन अल्फा इक्वल टू 0 और एन पाई करके आया था ना इस तरह से। सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए देखिए, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा। कैसे सॉल्व करेंगे, करना है आप लोगों को। 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा सॉल्यूशन क्या होगा, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए, हम 10 अल्फा ग्राफ खींचते हैं और अल्फा ग्राफ खींचते हैं, दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा सॉल्यूशन होगा, सिंपल है। तो ध्यान दीजिए, भयो बच्चा सब कहै छै जे हमरा मैथ नहीं आबै छै, की करबै। एगो बैच बनैते बनबै छलियै, बच्चा सब कहलकै सर सतघरवा खेल बना रहल छियै। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई एंड सो ऑन। ज्यादा नहीं, हम जानते हैं कि 10 का मान, हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो 10 का मान जो है वो 90 डिग्री पे इंफिनिटी होता है, माइनस 90 पे इंफिनिटी होता है, और 0 पर 0 होता है। तो कैसा ग्राफ होगा इसका, ऐसा होगा। इसी प्रकार से 10 180 पर 0 होता है, ना हो तो मतलब समझिए, ये इसको टच करेगा इंफिनिटी पर, मानी इस पर इंफिनिटी हो गया। ऐसे ऐसे ये हमारा ग्राफ है किसका, 10 अल्फा का। अब हम अल्फा ग्राफ यानी y इक्वल टू अल्फा ग्राफ खींचते हैं। अगर हम y इक्वल टू अल्फा ग्राफ खींचे तो अल्फा का मान 0 होने पर y का मान 0 होगा, यानी यहां से ओरिजिन से शुरू होगा ग्राफ। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू अल्फा का। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब 10 अल्फा ग्राफ है, y इक्वल टू 10 अल्फा ऐसा ग्राफ है। अब देखिए, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर सॉल्यूशन होगा, कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन पर, यानी एक तो अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू 0 पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक सॉल्यूशन होगा, पहले तो हम इसको पूरा कर लें। दूसरा सॉल्यूशन होगा हमारा यहां पर, इस जगह पर, ये 3 पाई से थोड़ा पहले होगा, यानी 1.5 पाई से पहले करीब करीब हम कह सकते हैं 1.4 पाई के आसपास होगा। 1.5 पाई से थोड़ा कम, करीब करीब कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली। उसी प्रकार से इधर माइनस में हो सकता है, और आगे बढ़ने पर और भी बढ़ेगा। यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा इज अल्फा इक्वल टू 0 अप्रोक्सीमेट 1.4 पाई एंड सो ऑन, और भी आगे जहां कटेगा अगला ग्राफ खींचते जहां काटता वहां वो सब होगा, लगभग हमको लगता है 2.4 या 2.3 पाई होगा, इस तरह से ये सब वैल्यू होगा।
तो इन सब मानों पर हमारा जो है सो सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। अभी सब मान रखकर फिर से सोल्व कर सकते हैं, यानी आगे भी निकाल सकते हैं। और तब ये ग्राफ ये कैसा दिखेगा आपको वो थोड़ा सा पोजीशन बताते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाकर। यहीं पर हमने इसको जितना नंबर आएंगे और नंबर सकता है। लेकिन आप समझ गए कि कैसे पहला मैक्सिमम मिनिमम ये सब समझ में बात आ गई है। यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ग्राफ खींचा जाए सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर, यहाँ पर मिनिमम हो गया 0। अगला अगला ये कितना घटेगा वो ये मान रखने पर आता है कैलकुलेशन। वो हमारे सर पढ़ाए हुए भी हमारे पास है, ठीक है। हम वो आगे उतना नहीं दिखाते हैं, ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया ना, आपको लिख लेते हैं। ये कितना घटेगा, ये जितना होगा उसका 1/22 हिस्सा ये होगा, उसका अगला 1/65वां हिस्सा होगा, वो भी इसको सॉल्व करने पर आगे निकलेगा। इस तरह से इसको ब्लैक कलर से, इस तरह से इंटेंसिटी घटते चला जाता है। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि पहला जितना इंटेंसिटी है उसका 1/22वां हिस्सा ये इंटेंसिटी है, 1/65वां हिस्सा ये इंटेंसिटी है। और ये देखिए पहला मिनिमम था, ये दूसरा मिनिमम का स्थान आएगा 2 लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी था ना, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी। इस तरह से ये पोजीशन है। तो कहां कहां मिनिमम वो जगह पता है हमको, ये सेंट्रल मैक्सिमम, अगला मैक्सिमम, उसका अगला मैक्सिमम कहां कहां वो सभी पता है। इस तरह से करता है। तो आप किताब में देखिए होइएगा ऐसा ग्राफ, इसी चीज को उलट दीजिए तो किताब में ऐसा ग्राफ लिखिएगा, इस तरह से खींचा हुआ ऐसा किताब में ग्राफ लिखिएगा। आप सोच रहे हो ये क्या है, यही लिखा है कि ये ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ, उससे कम धुंधला 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 ऐसे। ये आप जो बुक में देखते हैं, मैं अभी दिखाऊं, ये जो देखते हैं आप ग्राफ, ये जो ग्राफ देखते हैं, शायद क्या नाम लिख रहा हो नहीं लिख रहा हो, आपको तो दिख रहा होगा, देखते हैं। ये जितना होगा उसका 22वां हिस्सा, उसका 65वां हिस्सा धीरे धीरे घटते जाता है। देखते हैं I0/22, I0/62.5, देखिए दिया हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए बुक में। ये कैसे ही लिख दिया I0/22 कैसे हो गया, वो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, मान निकालेंगे, इसका जो मान रखेंगे इंटेंसिटी के क्वेश्चन में sin स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा में जो मान रखेंगे इसका हम, तो वैल्यू आएगा। समझ गए? तो है देखिए, यही है, देख रहे हैं कैसे बनता है, क्या होता है। तो यही आप जो फोटो देखते हैं बुक में, यही है, देख रहे हैं लेंस रखा हुआ है, फोकस कर रहा है किसी पॉइंट की पर, आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आप डायरेक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा 20 सेंटीमीटर टू लैम्डा, 20 सेंटीमीटर का फर्स्ट मिनिमम कहां से आ जाएगी, कहां से आ जाएगी, आपको कहीं पता नहीं चलेगा। देख रहे हैं ना, तो किताब पढ़ क्या कहा सर, किताब में स्टडी करते हैं तो जिंदगी में किताब पढ़ते जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। फिजिक्स पढ़ने जाता है सर, बहुत सारा कल फुकपा टीचर से कान फूक देगा, एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी, तो जिंदगी भर एनसीईआरटी पढ़ते जाएगा तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा क्या होता है डिफ्रैक्शन। नहीं विश्वास तुम पढ़ के देखो, कुछ दिया ही नहीं हुआ है।